नमस्कार। किताबें बहुत सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी पंत जी की लिखी हुई कहानी नथ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पुट्टी ने उठकर अपनी छोटी सी खिड़की के द्वार खोल दिए। धुएं से काली दीवारों पर सूरज की किरणों का जाल बिछ गया। छत से झूलते हुए छीके में धरे ताजे मक्खन की खुशबू से कमरा भर आया और पुट्टी के हृदय में एक टीस सी उठ गई। क्या करेगी उस खुशबू का जब उस मक्खन को खाने वाला ही नहीं रहा। ऐसे ही ताजे मक्खन की डली फाफर की काली रोटी पर धरकर खाते खाते उसके पति ने उसके मुंह में अपना झूठा गस्सा ठूंस दिया था। ठीक जाने से एक दिन पहले उस दिन भी ऐसे ही खिड़की के पट से जोर सा उजाला आकर पूरे कमरे में फैल गया था और उसी उजाले के पीछे पीछे ना जाने कहां से उसकी सास आकर खड़ी हो गई थी। अपने धृष्ट फौजी पुत्र की बहू को कर्कशा सास ने वहीं चीर कर धर दिया था। हद है बेशर्मी की। हमारे कुमाऊं की छोकरी होती तो ऐसी बेशर्म थोड़ी ही होती है ना। तिब्बत की लामानी इसी से गुण दिखा रही है। सास के जाने के पश्चात वह कितनी देर तक पति की छाती पर सिर धरे सुबकती रही थी, पर जिस छाती को चीनियों की गोलियों की वर्षा झेलनी थी वह सुंदर पत्नी की टेक बनती भी कैसे। हुमान सिंह के जाते ही पुट्टी पर मानो विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा था। उसकी सास, विधवा ननद और जेठानी की गालियां सुनती तो वह जानबूझकर ही बहरी बन जाती। दोनों कानों पर हाथ धरकर इशारा करती कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। विधवा ननद का पर्वताकार शरीर क्रोध के भूकंप से डोल उठता। अंधी कानी बहरी लड़कियां क्या और भी बची हैं भौजी तुम्हारे तिब्बत में? अभी हमारा एक भाई और भी तो है। वह व्यंग भरे स्वर में चीख कर कहती। अपने दोनों कानों पर हाथ धर अपनी भोली सूरत को और भी भोली बनाकर पुट्टी सीधे अभिनय मुद्रा में कहती। क्या करूं, ना जाने क्या हो गया इन कानों में। हरदम साई साई की आवाज आती है। एकदम बज्जर गिर गया है निगोड़े कानों में। इतना घमंड था ना रूप का। तिब्बत के जादू से हमारे भैया को भीड़ बनाकर रख दिया। इसी से भगवान ने ये सजा दी है। भगवान करे तुम्हारे कानों पर ही नहीं पूरे शरीर पर बज्जर गिरे बज्जर। को लक्ष्मी ना होती तो क्या गुमान को लद्दाख जाना पड़ता। पुट्टी अपनी हिरनी सी तरल दृष्टि से उसे देखकर हंसती रहती, जैसे उसकी पुरुष गर्जना का एक शब्द भी उसके पल्ले ना पड़ा हो। माता, भाई, भौजाई और विधवा बहन से लोहा लेकर ही हुमान उसे ब्याह लाया था। अपनी माँ के साथ वह गांव-गांव में फेरी लगाकर बिसाती का छोटा मोटा सामान बेचा करती थी। स्वास्थ्य से दमकते लाल चेहरे पर उसकी तीखी नाक और बड़ी बड़ी आंखें लामा कन्याओं की भांति चपटी और छोटी नहीं थीं। कानों में गंदे पीले सूत में गुथे फिरोजा और मूंगे झूलते थे। कंधे से टखने तक झूलते उसके तिब्बती लबादे की टीली ढीली बाहों में वह एकदम ही बच्ची सी लगती, पर कभी कभी लबादे की कैंचुली उतारकर वह उसकी बाहों में रहस्यमय सीवन से ढूंढ ढूंढ कर जुएं मारती और अब लबादे की कैंचुली से रहित उसका उन्मुक्त यौवन किसी लपलपाते नाक की भांति देखने वाले को डसने दौड़ पड़ता। गुमान ने भी उसे एक दिन बिना कैंचुली के देख लिया। ग्राम के चौराहे पर उसकी माँ ने अपनी गंदी चादर फैलाकर दुकान खोल दी थी। जम्बू, गंद्रैणी आदि मसाले की जड़ी बूटियों के बीच वह स्वयं टांग पसार कर धूप सेक रही थी और एक टीले पर बैठी उसकी सुंदरी पुत्री अपने लबादे की बाहों से जुएं बीन बीन कर मार रही थी। गुमान सिंह छुट्टियों में घर आया हुआ था। सुबह उठकर वह घूमने निकला और माँ बेटी की हाट के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया। पुट्टी अपनी सुडौल बाहों को अपने लबादे की मुर्दा बाहों से टटोल टटोल कर जुएं निकाल रही थी।
गुमान को देखा तो लजाकर उसने हाथ खींच लिए। उसके गालों की उठी मंगोल हड्डियों के बीच गुलाबी रस का सागर झूल रहा था। चौड़े माथे पर गोंद की तरह चिपकाई काले केशों की पुट्टी से कुछ केश निकलकर हवा में फरफरा रहे थे। जीर्ण कुर्ते के बटनों की पूर्ति एक बड़ी सी सेफ्टी पिन लगाकर कर दी गई थी। पर किसी वेगवती नदी के 2 पाटों पर बांधा गया रस्सी का पहाड़ी पुल जैसे साधारण सी हवा में कांप उठता है, उसी भांति सेफ्टी पिन रह रहकर कांप रही थी। गुमान अकारण ही चीजों का मोल तोल करने लगा। कभी मैली चादर पर सजे छोटे आईने में अपनी मूछें संवारता, कभी नीले फिरोजा की अंगूठी पहनता और कभी उठाकर तिब्बती घंटियां ही टनटनाने लगता। क्यों बकार में गड़बड़ करता? पुट्टी की माँ ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसे झिड़क दिया। लेना हो तो ले लो, नहीं तो जाओ। उसकी युवा पुत्री के आते ही ग्राम के मंचलों की भीड़ जम जाना नित्य का ही नियम हो गया था। पर वह बड़ी खूंखार और रूखी औरत थी। जौ की शराब और भेड़ बकरे के कच्चे गोश्त ने उसका रक्तचाप शायद और भी बढ़ा दिया था। असली और नकली ग्राहक को वह चट से बीन कर फटक देती, पर गुमान सिंह को दोबारा छिड़कने का साहस उसे कभी नहीं हुआ। उस गोरे तरुण की निर्भीक दृष्टि में कुछ अजीब मोहिनी थी। फिर वह फौजी जवान था, ऐसा फौजी जो 1-2 दिन में ही निर्मम चीनी लुटेरों को भगाने लाम पर जा रहा था। पुट्टी की माँ का मन अकारण ही ममता से भर गया। चीनियों को वह कभी क्षमा नहीं कर पाई थी। उसके इकलौते 12 वर्ष के पुत्र को उन्होंने चीन के किसी स्कूल में पढ़ने भेज दिया था। उसके दमे के रोगी पति को सड़क की बेगार में जोत जोत कर मार डाला गया था। उसके हाथी से विराट याक को काट काट कर हत्यारों ने अपने फौजी टुकड़ों को खिला दिया था, और एक दिन भी वह चूकती तो उसकी पुट्टी को भी उड़ा ले जाते। रात ही रात में वह मनी पद्मी हूँ जपती पुत्री को खींचती, गिरती पड़ती तिब्बत की सीमा पार कर गई। उन्हीं चीनियों को मार भगाने गुमान जा रहा था। इसी से वह उसकी श्रद्धा का पात्र बन गया। यह नित्य ही उस सराय में पहुंच जाया करता जहां पुट्टी अपनी माँ के साथ रहा करती। पुट्टी उसके लिए मक्खन नमक वाली गरम तिब्बती चाय और पशम सहित भुने गए भेड़ की रान के बड़े बड़े टुकड़ों को तैयार करके लेकर आती। पुट्टी की माँ दोनों पर अपनी छोटी छोटी आंखों का अंकुश लगाए बैठी रहती थी। फिर भी ना जाने कब पुट्टी के मंगोल कटाक्षों की अर्गला गुमान के हृदय के कपाट पर स्वयं ही लग गई। जाने के 3 दिन पूर्व गुमान ने पुट्टी की माँ के सम्मुख उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह बड़े सोच में पड़ गई। कुमाऊनियों के बीच खाली दाल भात खाकर उसकी बेटी कैसे जिएगी? बिना जौ की शराब के उसके गले से नीचे रोटी का गस्सा नहीं उतरता, और फिर दूध चीनी वाली चाय भला कौन तिब्बती लड़की घुटक पाएगी? फिर वह गुमान की माँ और विधवा बहन को देख ही चुकी थी। उस क्रूर बुढ़िया के शासन में उसकी पुट्टी खुल खुल कर रह जाएगी। नहीं, दृढ़ स्वर में अपना निश्चय प्रकट करने को उसने अपनी गर्दन ऊंची की तो देखा गुमान और पुट्टी दोनों दीन याचक की दृष्टि से उसे देख रहे थे। दूसरे ही क्षण पुट्टी की माँ को ग्राम के मंचलों का ध्यान आया, जो भूखे व्याघ्र की भांति पुट्टी को किसी भी क्षण निगल जाने को तत्पर थे। उसने अपनी सहमति दे दी, पर अभी गुमान को अपनी माँ बहन और बिरादरी से मोर्चा लेना था। माँ ने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बहन ने कहा वह फांसी लगा लेगी, पर तिब्बत की सुंदरी कन्या को लाकर जब गुमान 5 पंचों के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया तो पंच भी सहम गए। पुट्टी के सात्विक सौंदर्य ने धर्म जाति और रूढ़ियों की उलझी कांटे क्षण भर में सुलझा कर रख दी। दूसरे ग्राम से पंडित बुलाकर गुमान के युवा मित्रों ने फेरे फिरा दिए और फिर कुछ याकूत फिरोजे
चांदी की 3-4 दंत खुंदनियां और 4 बकरियों के दहेज के साथ जोर जोर से रोकर पुट्टी की माँ ने उसे सराय से ससुराल के लिए विदा किया। ना जाने कितनी गालियों से सास ने उसका वरण किया। जेठानी और ननद उसके विचित्र लबादे का हर दम मजाक उड़ाती, जोर जोर से हंसती, किंतु उस बदसूरत लबादे के भीतर जगमगाते रत्न को एक ही व्यक्ति ने पहचाना और वह था गुमान। वह जितना ही अपनी भोली विचित्र पत्नी को देखता उतना ही उसके सौंदर्य में डूबता चला जाता। पुट्टी बहुत कम बोलती और बोलने और हंसने में उसके गालों की ऊंची हड्डियां कुछ और भी ऊंचे उठ जाया करती थी। गुमान का कमरा बेहद छोटा था और अंधेरा भी था। एक कोने में ताजे खोदे गए मिट्टी से सने आलुओं का ढेर लगा था। दूसरी ओर 2 टूटे हल दीवार से टिके हुए थे, जिन पर उसकी खाकी वर्दियां टंगी हुई थी। काली दीवार पर एक बड़ा सा आईना टंगा था, जिसे गुमान मद्रास से खरीद कर लाया था। इसी आईने में युगल प्रेमियों ने एक साथ अपना चेहरा देखा तो दिन भर की कड़वाहट धुल गई। रात को अपनी नई नवेली पत्नी के लिए गुमान कमरे में ही खाना लेकर गया तो वह कटकर रह गई। बार बार उसने गर्दन हिलाकर कमरे में खाने की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। टूटी फूटी पहाड़ी में अपनी लज्जा व्यक्त करने की चेष्टा की, किंतु वह जिधर गर्दन फेरती वहीं उसका सजीला पति उसके मुंह में गस्सा ठूस देता। पुट्टी अपनी ढीली ढीली बाहों में मुंह ढांकने की चेष्टा कर अपने तिब्बती भाषा में ना जाने क्या क्या बुदबुदाती और गुमान उसकी विचित्र बड़बड़ाहट को दोहराता तो वह खिलखिला उठती। गुमान होठों पर उंगली रखकर उसे इशारे से समझाता, धीरे हंसो, बगल वाले कमरे में अम्मा लेटी है। पुट्टी उसके गूंगे आदेश को चट समझ लेती। दोनों नंदनवन की उस शीतल वृक्ष की स्वर्गीय छाया में थे, जहाँ भाषा का कोई बंधन नहीं रहता। वहाँ केवल एक ही भाषा ग्राह्य है और वह है हृदय की भाषा। दूसरे दिन वह सास के पीछे पीछे छाया सी घूमती रही, पर वह एक शब्द भी नहीं बोली। नंद के साथ वह बर्तन मलवाने बैठी तो ननद ने उसकी ओर देखकर पच्च से थूक दिया। पुट्टी की आंखों में आंसू छलक आए। अभी तो उसका पति यहीं था, उसके जाने पर उसकी कैसी दुर्गति होगी। दूसरे दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। पुत्री के कुम्हलाए चेहरे को देखकर उसका जी भर आया। अपनी भाषा में फुसफुसाकर उसने पुट्टी के हृदय का भेद लेने की बड़ी चेष्टा की, पर पुट्टी सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। उसके पीछे खड़ी उसकी सास और ननद आग्नेय दृष्टि से उसकी माँ को देख रही थी। किसी ने उससे बैठने को भी नहीं कहा। तब गुमान अपने मित्रों की टोली के साथ शिकार खेलने गया हुआ था। लौटने पर अपनी माँ के अपमान की बात पुट्टी ने अपने ही तक सीमित रखी। इसी बीच गुमान सिंह का जाने का दिन आ गया। जाने से कुछ घंटे पहले उसने अपने खाकी कुर्ते में लपेटा गया एक रहस्यमय उपहार पुट्टी को थमा दिया। पुट्टी, इसमें तेरी पसंद की एक चीज लाया हूँ, पर अभी मत खोलना, समझी? और अकेले में देखकर इसे आलू की ढेरी के नीचे गाड़ कर रख देना। पुट्टी टपटपाई आंखों से पति के हंसमुख चेहरे को देखती रही। कहती भी क्या? अपने हृदय की व्यथा को वह अपनी ही तिब्बती भाषा में ठीक से व्यक्त कर सकती थी, और उस भाषा के दुरूह शब्द उसका पति कैसे समझता? पतली मूंछों के पीछे पति की मीठी हंसी के सपने देखती बेचारी आलू के ढेर पर सिसकती रही। एकाएक उसे पति के शब्द याद आए, इसे अकेले में देखना पुट्टी। हाथ की बादामी थैली को वह भूल ही गई थी। क्या लाया होगा गुमान? कांपते हाथों से उसने पोटली खोली और चौंक कर पीछे हट गई। पोटली से यदि काला नाग फन भी उठाए तो निकल आता, तो भी वह शायद इतना न चौंकती। पोटली से उसके पीले गोल चेहरे की परिधि से भी
बड़ी पीले चोखे सोने की नथ। झक झक दमक उठी। लाल सफेद और हरे कुंदन का जड़ाऊ लोलक उसके हाथ का स्पर्श पाकर घड़ी के पेंडुलम सा डोल उठा। सहसा उसकी आंखें पति के प्रति कृतज्ञता से डबडबा गई। एक दिन उसने ग्राम के प्रधान की बहू की नई नथ देखकर पति से आलू के इसी ढेर पर बैठकर एक नथ की फरमाइश की थी। हाथ के इशारे से ही उसने अपनी छोटी सुघड़ नसिका के इर्द गिर्द उंगली से घेरा खींच खींच कर भूमिका बांधी। पहले गुमान समझा नहीं था और फिर कैसे ठठाकर हंसा था। आज उसी आलू के ढेर पर नथ झकझक कर रही थी, पर उसे पहनकर बैठेगी तो देखेगा कौन। टप टप उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ना जाने कब उसकी माँ आकर चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई। सास और ननद गुमान को छोड़ने बस स्टैंड पर गई थी। पुट्टी की माँ शायद बाजार करने जा रही थी। माथे पर पोटली की गांठ बंधी थी। दामाद से वह कल ही मिली थी। सुबह से ही पुट्टी के लिए उसका मन ना जाने क्यों व्याकुल हो उठा था। सूजी सूजी आंखों से माँ को निहार कर पुट्टी ने इशारे से नथ दिखाई। पोटली को नीचे उतारकर माँ पुत्री के निकट खिसक आई। नथ हाथ से उठाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। बाप रे बाप, कम से कम 6 तोले की है पुट्टी। इतना रुपया तेरे आदमी के पास कहाँ से आया? क्या पता माँ, कह गए हैं अम्मा से बचाकर जमीन में गाड़ देना। पुट्टी की माँ की आंखों में समधन के प्रति घृणा उभर आई। ठीक ही तो कह गया है, चुड़ैल अपनी बेटियों को दे देगी। लाला जल्दी से कुछ ला, काट कर रख दूंगी, नहीं तो फिर बुढ़िया आ जाएगी। ऐसी नथ और ऐसा तेरा रूप एक बार तो दिख जाता भागा। सुंदरी पुत्री के सौम्य चेहरे पर नथ की शोभा देखकर उसकी आंखें भर आईं। डलिया में धरे टूटे दर्पण को निकालकर पुट्टी ने चटपट अपना चेहरा देखा तो स्वयं लाज से लाल पड़ गई। छी, कहीं भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। ऐसा कहकर वह माँ से अपने सौंदर्य की स्तुति बार बार शायद सुनना चाह रही थी। तू अच्छी नहीं लग रही है तो कौन अच्छी लगेगी? तेरी खुसट सास। अच्छा ला, उतार नथ में चट्ट से गाड़ दूं। ऐसी चीज क्या बार बार बनती है? जब तक पुट्टी की सास और ननद लौटी, माँ बेटी ने 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर नथ को गाड़ दिया था। नथ का इतिहास माँ बेटी तक ही सीमित रह गया। फिर धीरे धीरे युद्ध की दारुण विभीषिका में पुट्टी फट कर रह गई। भांति भांति के भयावने समाचार सुनकर वह तड़प कर रह जाती। कभी सुनती कुमाऊं के असंख्य वीर जवानों के पावन रक्त के अबीर ने नेफा और लद्दाख के वन वनांत रंग दिए हैं। कभी सुनती निशंस चीनी हथियारों ने चारों ओर से घेरकर कुमाऊं रेजिमेंट की एक पूरी टुकड़ी को मोटार तोपों से भून दिया। भूखी प्यासी वह कभी स्कूल के हेडमास्टर से रेडियो से कान सटाकर बैठ जाती, कभी बिलख बिलख कर रोने लगती। हिंदी वह ठीक से समझ नहीं पाती थी और ठीक से ना समझे जाने पर युद्ध के भयावने समाचार उसे और भी भयानक लगते। सास दिन भर बड़बड़ाती, कुलक्षणी रो रो कर कैसा अपशगुन कर रही है। बहुत दिनों तक गुमान की कोई चिट्ठी नहीं आई और फिर एक दिन तार आया। कुमाऊं रेजिमेंट का गुमान सिंह दुश्मन की गोलियां झेलता हुआ आखिरी दम तक अपनी चौकी पर डटा रहा। अंत में जांग में गोला फटकर लगने से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब उसकी सास और ननद छातियां पीट घायल हथिनी सी चिंगाड़ रही थी, तब पुट्टी शांत प्रस्तर प्रतिमा सी आलुओं के ढेर पर बैठी थी। वही आलुओं का ढेर उसके प्रेम का ताजमहल था। उसी ढेर पर सौभाग्य ने उसका वरण किया था और आज वही वैधव्य का विष्ठा से डस गया था। एक आलू के साथ सहस्त्र स्मृतियों में लिपटी पड़ी थी। आलुओं की मिट्टी पर गुमान ने जाने के एक दिन पहले अपना और पुट्टी का नाम उंगली से लिख दिया था। नाम के उसी घेरे को पुट्टी एकटक देखती रही थी। पुट्टी की माँ बिलखती रही।
पर पुट्टी को देखकर स्तब्ध रह गई। यह तो पुट्टी नहीं है, जैसे स्वयं तिब्बत के मीठाधीश बड़े लामा बैठे थे। उसकी आंखों में से एक भी आंसू न गिरा। स्थिर दृष्टि उठाकर उसने अपनी माँ को देखा। मेरी बच्ची, मेरे साथ घर चलेगी? वह अपना चेहरा उसके पास सटाकर बोली, नहीं नहीं, मैं वहीं रहूंगी। आलूओं की ढेरी को ममता से देखकर पुट्टी ने मुंह फेर लिया। पुत्र की मृत्यु ने उसकी सास को जीती जागती तो बना दिया था। वह दिन रात आग उगलती, पर पुट्टी पत्थर बन गई थी। रोज रात को वह पति की वर्दी सूंघती, माथे से लगाती और फिर छाती से लगाकर आलूओं के ढेर पर लेट जाती। जिधर करवट बदलती उधर ही वर्दी को भी यत्न से लिटा देती और धुएं से काली छाती को देखती रहती। एक दिन उसने सुना उसके ग्राम से 17 मील दूर तहसील पर कमिश्नर साहब आए हुए हैं और गांव की स्त्रियों से सोना मांग रहे हैं। सोना जमा कर देश के लिए गोलियां खरीदी जाएंगी, बारूद आएगा और उसी गोला बारूद से चीनियों से लोहा लिया जाएगा। पर किसके पास होगा इतना सोना? पुट्टी ने सुना। उसकी सास अपनी पुत्री को कह रही थी, हमारे दरिद्र गांव में तो 2 बेला 1 मूठ अन्न भी नहीं जुटता। मेरे पास तो 10 तोले की नथ है, पर क्यों दूं? इन्होंने ही तो मेरा बेटा छीन लिया। पुट्टी मन ही मन सास पर छिजला उठी। इस बुढ़ापे में भी नथ का लोभ नहीं गया। उसकी आंखें सहसा अंधेरे कमरों में जुगनू की सी चमकने लगी। उसके हाथ स्वयं ही टटोल टटोल कर आलूओं की ढेर को हटाकर मिट्टी खोदने लगे। गांव की तहसील में बड़ी भीड़ थी। कमिश्नर साहब ने अपने बंद गले के अफसरी कोट के बटन खोलकर बड़ा जोशीला भाषण दिया था। उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने अपने गले की चेन खोलकर स्वेच्छा से रक्षा कोष की झोली में डाल दी थी। सभा में एक अजीब सी स्तब्धता थी। तभी भीड़ को चीरकर एक तिब्बती किशोरी बढ़ गई। उसके फटे लवादे की बाहों से उसकी बताशी सी सफेद कोहनियां निकल आई थी। तेजी से चलने के कारण वह अभी भी हाँफ रही थी। ललाट पर पसीने की बूंदें उसके चंपई रंग को और भी मनोहारी बना रही थी। जल्दी से हाथ की खाकी पोटली को कमिश्नर की थैली में डालकर वह भीड़ में खो गई। न उसे अपनी उदारता की घोषणा करने का अवकाश था, न कोई कामना। कमिश्नर महाशय की पतली आधे तोले की चेन नई सोने की नथ की कुंडली के नीचे ना जाने कहाँ खो गई। बातों के धनी कमिश्नर की 70 मूंछों को पुट्टी के आकस्मिक आगमन ने सहसा खींचकर नीचा कर दिया था। अपनी पत्नी के सामान्य दान की ऊंची घोषणा का खोखलापन उन्हें स्वयं धिक्कार उठा था। क्या वह पतली चेन उनकी पत्नी का एकमात्र आभूषण था? उनका 100 तोले का सोना तो स्टेट बैंक के लॉकर से लाकर स्वयं उनकी मां ने कहीं गाड़ दिया था। युद्ध के दिनों में भला बैंक में सोना कौन धरेगा? मां ने कहा था। कांपते कांपते कंठ से उन्होंने भीड़ को सूचित किया था, एक अज्ञात महिला अभी अभी वह नथ दे गई है। भीड़ में वह ना जाने कहाँ है, आकर इसकी रसीद ले जाए। हाथ में पकड़कर उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। मिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ झक झक कर उठी। भीड़ से कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई। केवल नथ ही चमक चमक कर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं ही लिख गई। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दें।